अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 7, 8 या 9? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल। इसमें थोड़ी उलझन होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के राजनीतिक नक्शे में बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सही बात है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ इस गिनती को जानना नहीं है, बल्कि इस संख्या के पीछे की पूरी कहानी को समझना है। हम देखेंगे कि ये प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, इनके पीछे असली सोच क्या है, और इनके प्रशासन का तरीका क्या है। हाँ, और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जादुई संख्या क्या है? आज की तारीख में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आज की तारीख में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8? तो फिर ये 9 वाली उलझन कहाँ से आई? एक समय था जब हर कोई 9 कह रहा था। हाँ, वो उलझन आई थी 2 बड़े बदलावों की वजह से, जो बहुत कम समय के अंतर पर हुए। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा बदलाव हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। उस दिन जम्मू और कश्मीर, जो तब तक एक राज्य था, उसका पुनर्गठन किया गया। हाँ, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बिल्कुल। उसे 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, दिल्ली की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा बना लद्दाख, जो बिना विधानसभा के होगा। तो इस बदलाव के बाद हमारे पास 7 से बढ़कर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अच्छा, तो उस वक्त 9 का आंकड़ा सही था। फिर हम वापस 8 पर कैसे आए? वो था दूसरा बदलाव। वो कुछ ही समय बाद 26 जनवरी 2020 को हुआ। जी। सरकार ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन 2 प्रदेशों का विलय कर दिया, मतलब उन्हें मिलाकर एक बना दिया। ये दोनों तो पास पास ही थे वैसे भी। हाँ, बिल्कुल। प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्हें एक कर दिया गया। और जैसे ही ये 2 से 1 हुए, 9 की संख्या घटकर वापस 8 हो गई। तो ये है पूरी कहानी। अब सब कुछ साफ है। तो एक बार स्पष्टता के लिए, क्या हम उन 8 प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची देख सकते हैं? जरूर। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। दूसरा चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तीसरा वो नया वाला दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, राजधानी है दमन। चौथा दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी नई दिल्ली। पांचवा जम्मू और कश्मीर, इसकी 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। अच्छा। छठा है लद्दाख, राजधानी लेह। सातवां लक्षद्वीप, राजधानी कवरत्ती। और आखिरी 8वां पुडुचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस बुनियादी सवाल पर जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है। भारत को राज्यों के अलावा इन केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत ही क्यों है? इन्हें छोटे राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता? ये एक शानदार सवाल है, और इसका जवाब भारत की विविधता में छिपा है। मतलब, इन्हें बनाने के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि मोटे तौर पर 4 मुख्य वजह हैं। 4 वजह है, ठीक है। तो पहली क्या है? पहली और सबसे आम वजह है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व। कुछ इलाके देश के लिए इतने जरूरी होते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें सीधे अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, ताकि स्थानीय राजनीति का उन पर असर ना हो। बिल्कुल। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली देश की राजधानी है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावास सब यहीं है। सही बात है। और चंडीगढ़, वो तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। उसे किसी एक राज्य को तो दे नहीं सकते थे, तो केंद्र के अधीन रखना ही सबसे अच्छा समाधान था। ये तो समझ में आता है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है सांस्कृतिक विशिष्टता। कुछ क्षेत्रों की संस्कृति और विरासत इतनी अनोखी है कि उसे संरक्षित करने की जरूरत है। जैसे पुडुचेरी, वहां आज भी फ्रांसीसी प्रभाव दिखता है। या फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जहां पुर्तगाली संस्कृति की झलक है। अच्छा, तो डर ये था कि अगर ये किसी बड़े राज्य का हिस्सा बनते तो शायद अपनी अलग पहचान खो देते। एकदम सही। अब आते हैं तीसरी वजह पर, जो शायद आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, सामरिक महत्व। आप अंडमान और निकोबार की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अंडमान और निकोबार सिर्फ एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो हिंद महासागर में भारत का एक अचल विमानवाहक पोत है। वाह, ये कहने का अच्छा तरीका है। वो मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार होता है। भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान का मुख्यालय भी वहीं है। त्रिसेवा कमान मतलब जहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ काम करती हैं। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से उसका सीधा केंद्र के नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है।
यही बात लक्षद्वीप पर भी लागू होती है। मतलब ये सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं है, इनके पीछे एक पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी है। सही पकड़ा आपने। और चौथी वजह? चौथी वजह है कुछ विशेष रूप से पिछड़े और जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करना। जैसे लक्षद्वीप, वहां की आबादी और मुंगे की चट्टानें बहुत नाजुक है। इसीलिए वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है। हाँ, ताकि अनियंत्रित पर्यटन से वहां के संस्कृति और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि विकास के नाम पर वहां की पहचान नष्ट न हो। यहीं पर ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। हमने सुना है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों की तरह मुख्यमंत्री भी होते हैं। ये कैसे काम करता है? यहीं पर इन प्रदेशों के बीच का असली अंतर सामने आता है। ज्यादातर प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या प्रशासक चलाते हैं। ये उपराज्यपाल और प्रशासक में क्या कोई खास फर्क है? हाँ, एक छोटा सा फर्क है। उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद आमतौर पर उन प्रदेशों में होता है जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी। और प्रशासक का पद वहां होता है जहां विधानसभा नहीं है, जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। अच्छा, लेकिन कुछ प्रदेश अलग है। हाँ, दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू और कश्मीर, इनको विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ अपनी चुनी हुई विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है। और यहीं से सारा कंफ्यूजन और टकराव शुरू होता है, खासकर दिल्ली में। बिल्कुल। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों उठती है? असली मुद्दा क्या है? देखिए, दिल्ली का मामला पूरे भारत में सबसे अनोखा है। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली को अपनी विधानसभा और सरकार तो दी गई। लेकिन तीन सबसे महत्वपूर्ण विषय, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, केंद्र सरकार के अधीन रख दिए गए। और सारी लड़ाई इन्हीं तीन विषयों को लेकर है। हाँ, चुनी हुई सरकार कहती है कि अगर हमारे पास पुलिस और जमीन का अधिकार ही नहीं है, तो हम विकास का काम या कानून व्यवस्था कैसे संभालें? और केंद्र का क्या तर्क है? केंद्र का तर्क है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ संसद, दूतावास, सुप्रीम कोर्ट हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे केंद्र के हाथ में होनी चाहिए, किसी स्थानीय सरकार के हाथ में नहीं। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का एक बड़ा फैसला भी आया था। हाँ, वो एक ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा कि उन 3 आरक्षित विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए। मतलब वो हर फाइल रोक कर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई मतभेद है तो मामला राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, लेकिन उपराज्यपाल खुद को सरकार का मुखिया नहीं समझ सकते। चलिए, ये तो हुई प्रशासन की गहरी बातें। अब कुछ ऐसे त्वरित तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। एक क्विक रिवीजन हो जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अब यह है लद्दाख, लगभग 1,66,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका। और सबसे छोटा? वो है लक्षद्वीप, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। सोचे कितना बड़ा अंतर है। और जनसंख्या में? वो तो दिल्ली ही है, बिना किसी मुकाबले के। अच्छा, एक और सवाल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो कहाँ है? ये एक ट्रिकी सवाल है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एकदम सही। और भारत का पहला नियोजित शहर या प्लैन्ड सिटी? ये तो चंडीगढ़ है, जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुजिए ने डिजाइन किया था। उनका विजन आज भी वहां जिंदा है। और आखिरी सबसे ताजा तथ्य, विलय से बना नवीनतम प्रदेश कौन सा है? जैसा हमने शुरू में चर्चा की, 26 जनवरी 2020 को बना दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। परफेक्ट। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने 8 की एक सरल संख्या से शुरुआत की थी और अब हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के पीछे के जटिल राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक कारणों को समझ चुके हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत का राजनीतिक नक्शा स्थिर नहीं है, ये देश की बदलती जरूरतों का प्रतिबिंब है। चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, या अनूठी संस्कृतियों का संरक्षण हो, या फिर राष्ट्रीय राजधानी का प्रबंधन। सही कहा। ये प्रदेश भारत की विविधता और हमारे संविधान के लचीलेपन दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और रणनीतिक जरूरतें बदल रही हैं, क्या हम भविष्य में नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण देख सकते हैं, या फिर कुछ मौजूदा प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते हुए भारत के राजनीतिक नक्शे पर अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? प्रकार 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना के पीछे के उद्देश्यों को हम लोगों ने जाना। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है
कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है उसका आजकल नाम चेंज हो गया है श्री विजयपुरम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह का ऑडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।